नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 19 फरवरी। आप लोग कह रहे होंगे यार सर सुबह सुबह आ गए, एकदम से तेज तेज बोल के चले जाते हैं, एकदम दिमाग खराब कर दे सुबह सुबह। नहीं, लेकिन ध्यान रखना कि सुबह सुबह का जो हमारी शुरुआत सुबह की होती है वो बहुत ही प्रोडक्टिव होनी चाहिए। और सुबह सुबह हम लोग सभी लोग अगर करंट अफेयर्स के साथ में शुरुआत करते हैं, पीवाईक्यू के साथ में शुरुआत करते हैं, तो हमारा दिन बहुत अच्छा होता है। रिवीजन भी हम लोग कर लेते हैं साथ साथ में और आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि कल हमने जो है आपको 1 से लेकर के 15 फरवरी तक का करंट अफेयर्स रिवाइज करा दिया है। शाम को कल हमने वीडियो रिलीज करवाया था। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। 1.5 घंटे का अप्रॉक्स का वीडियो है, बड़ा आपको फायदा उसमें मिल जाएगा। रिवीजन हो जाएगा पूरे जो है आपका आधे महीने का। ठीक है, बाकी हम लोग 15 से लेकर के 28 फरवरी का बाद में कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अच्छा, संस्थान के कुछ नंबर दिए गए हैं। आप यहां पर कुछ अपना जो भी क्वेरी अगर आपको करनी होगी तो यहां पर कर सकते हैं, या फिर आप मेरे नंबर पर 8604409201 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये नंबर मेरा दिया गया है 8604409201, यानी कि इस पर जो है आप मुख्य परीक्षा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो कि अभी हम लोग चला रहे हैं पीसीएस 2024 के लिए और जो है 25 मेंस के लिए, आप चाहें तो उत्तर लेखन कार्यक्रम से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे। ठीक है, या अगर आपको पीसीएस प्री की टेस्ट सीरीज अगर आपको लेनी है, टेलीग्राम ग्रुप जो हम लोग चलाएंगे 25 क्वेश्चन जिसमें डेली मिलेगा आपको व्याख्या के सहित में। बड़ा अच्छा वो प्रोग्राम है, बहुत ही नॉर्मल से फीस पर उसको लॉन्च किया गया है। आप चाहें तो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी आप चाहें तो इस नंबर पर मेरे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस नंबर पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करेंगे लास्ट डे का रिविजन। नंबर 1, काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण भारतीय चिकित्सा की सिद्ध प्रणाली के संस्थापक और तमिल भाषा के प्रथम व्याकरणविद ऋषि अगस्त्य के योगदान की थीम पर आधारित है। अभी आप जानते होंगे कि काशी तमिल संगम का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत टेक्स 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के कपड़ा उद्योग की पूरी वैल्यू चेन को प्रदर्शित किया जा रहा है। यह इवेंट 14 से 17 फरवरी तक दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ठीक, दूसरा, हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रीय शासन लागू कर दिया गया है। अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति, अरे भैया मणिपुर में राष्ट्रपति शासन होगा, राष्ट्रीय शासन नहीं होगा, राष्ट्रपति शासन कर लीजिएगा। राष्ट्रपति शासन जो है लागू कर दिया गया है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। यह भी आप लोग जानते होंगे, आर्टिकल 352, 356, 360, 356 राज्यों में राज्य जो है संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण जो है यह लगाया जाता है। ठीक है, और अभी मणिपुर में हाल ही में लगाया गया है। ठीक है, चलिए आगे। हाल ही में भारत ने थाईलैंड में आयोजित 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप अपने नाम कर लिया है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा? धर्म गार्जियन का जो है छठा संस्करण 25 फरवरी से 9 मार्च तक जापान के माउंट फूजी में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। फास्टैग का नया नियम 17 फरवरी से भी लागू हो जाएगा, यानी कि अगर आपके फास्टैग में लो बैलेंस है या ब्लैक लिस्टेड है तो आप पर जुर्माना लगेगा, ध्यान रखिएगा। और भी बहुत सारे नियम जो है 17 फरवरी से लागू हो गए हैं फास्टैग को लेकर के, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट है, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2025 के दौरान अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने हिंद प्रशांत और उत्तर कोरिया में सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा की है। ठीक है, उत्तर कोरिया को लेकर के। नेक्स्ट है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 16 फरवरी को मस्कट में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किया है, याद रखिएगा। और हिंद महासागर को वैश्विक जीवन रेखा भी उन्होंने बताया है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा इमेजिन ए वर्ल्ड विद मोर विमेन इन साइंस अभियान की शुरुआत की गई है, ताकि साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने नमस्ते योजना के तहत सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों को पीपीई किट और आयुष्मान कार्ड जो है यहां पर वितरित किए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे। अब आपसे प्रश्न हमने कल पूछा था कि बताओ वित्तीय आपातकाल यानी कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है वो किस आर्टिकल के तहत लगाई जाती है? तो 360 आर्टिकल के तहत लगाई जाती है, और अभी तक एक भी बार जो है वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। ठीक है, 352, 356 का प्रयोग किया गया है, लेकिन 360 का प्रयोग नहीं किया गया आज तक। नेक्स्ट है, अभ्यास एक्वेरिन, इसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको बताया था। भारतीय थल सेना और भारतीय मालदीव रक्षा बल के बीच में जो है ये एक्वेरिन अभ्यास होता है, और अभी ये चर्चाओं में है। यानी कि इसकी शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो ये इसका 13वां संस्करण है, और ये जो है वार्षिक अभ्यास है अपने आप में, जिसका आयोजन भारत और मालदीव में बारी बारी से किया जाता है।
इस अभ्यास को 2009 में पहली बार शुरू किया गया था, यह भी आप पॉइंट ध्यान रखिएगा। और इसका जो 12वां संस्करण था वो आपके उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। 13वां संस्करण जो आपका हो रहा है वो जो है आपका अभी हो रहा है, ठीक है, और मालदीव में हो रहा है, और 12वां संस्करण इसका उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब आप बताइएगा प्रश्न कि अभ्यास एक्वेरिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है। नंबर 1, इस अभ्यास को 2009 में शुरू किया गया था, बिल्कुल सही बात है ना। और इसका 12वां संस्करण उत्तराखंड में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही बात है। और 13वां संस्करण 2025 में आपका मालदीव में हो रहा है, ठीक है। तो दोनों कथन आपका हो जाएगा क्या, सही। सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहां पे? चलिए आगे। जो रिवीजन हमने कराया है ना आपको 1 से 15 वाला, भाई साहब कर लीजिए। कल ही हमने वीडियो को शाम को रिलीज करवाया था। 1 से 15 तक का रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वो रिवीजन आपके लिए है, ठीक है। भूलना नहीं, कर लेना बैठ करके चुपचाप से, और उसको टेस्ट के फॉर्म में करना, कि देखना कि आपने 1 से 15 तक का जो आपने कन्फ्यूज किया था उसमें से कितने प्रश्न आपको आते हैं, ठीक है। व्याख्या हमने उसमें नहीं कराया। व्याख्या अगर आपको देखनी होगी तो आप लोग पर्टिकुलर डेट वाले वीडियो में जाइएगा, दैनिक वाले, और वहां पर देख लीजिएगा उसकी व्याख्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अखिल भारतीय जल मंत्री सम्मेलन, ये अभी हाल ही में आयोजित किया जा रहा है। तो जल शक्ति मंत्रालय राजस्थान के उदयपुर में जल विजन 2047 की राह पर दूसरा अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया या करने जा रहा है, ठीक है। कौन? जल शक्ति मंत्रालय। यह सम्मेलन 18 और 19 फरवरी को होगा, ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और प्रथम अखिल भारतीय जल मंत्री जो सम्मेलन है आपका, वो जनवरी 2023 में भोपाल में आयोजित किया गया था। तो प्रथम भोपाल में किया गया था और दूसरा जो है आपका यह भी आयोजित हो रहा है। दूसरा राज्य मंत्री सम्मेलन भारत के जल सुरक्षा भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। आप जानते होंगे वाटर कंजर्वेशन पर सरकार विशेष तौर पर ध्यान दे रही है, और जल संरक्षण अपने आप एक बड़ा मुद्दा है, और इसी पर जो है इन जल मंत्रियों का जो है सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? टिकाऊ और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के साझा दृष्टिकोण की दिशा में काम करते हुए राज्यों और हितधारक मंत्रालयों के साथ सहयोग को क्या करना है? मजबूत करना है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बाकी यहां पर एक पॉइंट और दे रखा है कि यहां पर यह सम्मेलन 6 प्रमुख विषयों पर क्या है? केंद्रित है, ठीक है। 6 प्रमुख विषय जो जल प्रबंधन के लिए मुख्य है, जैसे कि आपका जल प्रशासन को मजबूत करना, जल भंडारण अवसंरचना और आपूर्ति को बढ़ाना, पेयजल पर ध्यान केंद्रित करने वाली जल वितरण सेवाएं, सिंचाई और अन्य उपयोगों पर ध्यान देने वाली जल वितरण सेवाएं, मांग प्रबंधन और जल उपयोग दक्षता, एकीकृत नदी और तटीय प्रबंधन। तो ये 6 विषय हैं जिस पर यह आधारित है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल शक्तियों जल मंत्रियों का जो सम्मेलन है आयोजित किया गया। कब? अभी हमने आपको बताया कब किया गया। ये किया गया 18 से लेकर के 19 फरवरी के मध्य में, है ना। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत यहां पे आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। त्रिपुरा, अभी ये त्रिपुरा चर्चाओं में भैया, यहां पर कुछ चीजें हुई हैं। आप कहेंगे सर चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री जी हैं ये अभी जो है एक मंत्री महोदय से मिले हैं। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है भैया? डॉक्टर मलिक शाह जी हैं। इन्होंने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की है और राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की है। तो चर्चा के दौरान जितेंद्र साहब ने कुछ मुद्दे पर बात की है, जैसे कि पृथ्वी जो विज्ञान मंत्रालय है 1 साल के भीतर राज्य में जो है अत्याधुनिक मौसम रडार जो है क्या करेगा? स्थापित करेगा, ताकि जो मौसमी घटनाएं घटित होती हैं उसमें त्रिपुरा आगे आ सके, यानी कि मौसम घटनाओं की सही जानकारी उसे मालूम हो सके। यह रडार क्षेत्र मौजूदा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के साथ मिलकर के बारिश और चक्रवातों के लिए वास्तविक समय के मौसम पूर्वानुमान को बढ़ाएगा, जिससे चरम मौसमी घटनाओं के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। यानी कि जो घटनाएं घटित हो जाती हैं, चक्रवात वगैरह आता है, नहीं मालूम चलता है, तो उसमें रडार क्या करेगा? काम बढ़िया करेगा, ताकि मौसम का पूर्वानुमान जो है हम कर पाएंगे वहां पे, ठीक है। दूसरा, असम, जोराहाट और मणिपुर में जैव प्रौद्योगिकी और बांस अनुसंधान के लिए समर्पित विशेष संस्थान बांस की आर्थिक क्षमता का दोहन करने के लिए त्रिपुरा सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। आप जानते होंगे बांस वगैरह जिसको बैम्बो बोलते हैं, वहां पर जो है क्या है? अपने आप में जो है बड़ी जो है क्या कहते हैं? बड़े क्या है? बड़े उद्योग के रूप में काम करता है। बांस को जो है पेड़ की कैटेगरी से बाहर भी कर दिया गया है। सबसे बड़ी घास कि अगर हम बात करते हैं तो वो बांस ही होती है, और बांस के बैम्बू का जो हम इस्तेमाल कई जगहों पर उसका प्रयोग करते हैं। आजकल ठीक ठाक रेट भी मिलता है भैया बैम्बू का।
आजकल के तो रेस्टोरेंट वगैरह बांस पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा इस बैठक में अगरतला अखौरा रेलवे लिंक के संचालन पर भी प्रकाश डाला गया है। और अगर इसकी हम बात करते हैं तो 12.24 किलोमीटर लंबा रेल कॉरिडोर, जिसमें 5.46 किलोमीटर त्रिपुरा में और 6.78 किलोमीटर बांग्लादेश में जो है शामिल है इस कॉरिडोर का। यानी कि 12.24 किलोमीटर का जो हिस्सा है इसमें से त्रिपुरा और बांग्लादेश में क्या है, यह बटा हुआ है अपने आप में। तो इस पर भी बातचीत की गई है। ठीक है, चलिए। यह भारत के पूर्वोत्तर और बांग्लादेश के बंदरगाहों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को फिर से स्थापित करता है, जिससे व्यापार और लोगों के बीच में संपर्क को बढ़ावा मिलता है, अगर यह काम बढ़िया से हो रहा है तो। ठीक है, बाकी इससे जो है वहां पर क्या होगा, इससे इस लिंक से क्या होगा, त्रिपुरा और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी सहायता मिलेगी और ट्रेड जो होगा त्रिपुरा का क्या होगा, बढ़ेगा। बाकी आप जानते होंगे त्रिपुरा 3 तरफ से जो है घिरा हुआ है, किससे, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा की राजधानी की हम बात करते हैं तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। और ये देखिए बांग्लादेश, फिर से देखिए बांग्लादेश, यहां भी बांग्लादेश से 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और इसके पड़ोसी राज्य की अगर हम बात करते हैं त्रिपुरा के, तो त्रिपुरा का जो पड़ोसी राज्य है वो है आपका मिजोरम और एक तरफ है आपका असम। अगर आपको नहीं दिख रहा हो मैप तो मैं आपको जूम करके यहां पर थोड़ा सा दिखा देता हूं, आप तुरंत जो है मैप के माध्यम से इसको समझ जाएंगे, भैया जी सर जी क्या समझा रहे हैं। ठीक है, ये देखो आपका, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, अब आपको दिख रहा होगा पूरा, है ना मैप। तो देखो ये आपका जो है क्या है, ये आपका जो है बेसिकली ये अगरतला इसकी राजधानी है। और यहां पर देखिए ये बांग्लादेश है आपका, यहां पर बांग्लादेश है आपका। ठीक है, आगे आएंगे तो यहां पर बांग्लादेश है। और अगर आप स्टेट की बात करेंगे तो एक तरफ इसका त्रिपुरा की एक तरफ आपका असम और एक तरफ आपका क्या, मिजोरम। ठीक है, समझ आ गया। तो ये पॉइंट आप लोग क्या करिएगा, याद रख लीजिएगा, जो आपके आप एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। ठीक है, सीमाओं से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, अगर कोई राज्य चर्चाओं में है तो इसको भी आपको नहीं भूलना है। मैंने कई बार कहा कि पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं, चाहे वो नागालैंड हो, असम हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, उनके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और मणिपुर भी चर्चाओं में रहा है तो उसके बारे में भी अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब बताइए आप लोग प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा है। ध्यान रखिएगा, सही नहीं है यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट। नंबर 1, त्रिपुरा में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 1 साल के भीतर अत्याधुनिक मौसम रडार स्थापित करेगा, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, अगरतला अखौरा रेलवे लिंक जो कि 12.24 किलोमीटर लंबा है रेल कॉरिडोर है, जिसमें 5.46 किलोमीटर त्रिपुरा में और 6.78 किलोमीटर बांग्लादेश में शामिल है। तो ये पॉइंट तो भैया आपका मेरे अकॉर्डिंग दोनों सही हो जाता है। क्यों, क्या सही है, त्रिपुरा में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 1 साल के भीतर अत्याधुनिक मौसम रडार स्थापित करेगा, ठीक है। और अगरतला अखौरा रेलवे लिंक जो कि 12.24 किलोमीटर लंबा है रेल कॉरिडोर, इसमें 5.46 किलोमीटर त्रिपुरा में और 608 किलोमीटर बांग्लादेश में शामिल है। तो दोनों कथन मेरे अकॉर्डिंग तो सही होने चाहिए भैया। इसमें देखो क्या इसमें कुछ गलत है क्या, 6.78 किलोमीटर बांग्लादेश में, बिल्कुल सही बात है, और त्रिपुरा में 5.46 किलोमीटर, ठीक है। तो दोनों कथन होना चाहिए आपका सही भैया। देखते हैं, देखो इसमें आप लोग सही नहीं है मत कर दीजिएगा, कौन सा कथन सही है कर लीजिएगा, कौन सा कथन सही है नहीं हटा दीजिए, ठीक है, नहीं हटा दीजिए। ये दोनों कथन आपके सही हैं, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों कथन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोनों कथन आपका हो जाएगा सही, 1 और 2 दोनों कथन, सी इज द राइट आंसर, ठीक है, वहां पर नहीं हटा दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 4, स्वदेशी रूप से विकसित 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर। तो ये आप जो देख पा रहे होंगे, ये जो 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर, इसका भी जो है निर्माण किया गया है। इसरो ने सॉलिड मोटर्स के लिए स्वदेशी रूप से विकसित 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर को भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता का प्रमाण बताया है। और इस प्रोपेलेंट मिक्सर को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SHAR इसरो द्वारा सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के सहयोग से क्या किया गया है, निर्मित किया गया है, ठीक है। सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जो है इंस्टीट्यूट, ये बेसिकली जो है भारी उद्योग मंत्रालय के तहत एक प्रमुख अनुसंधान विकास और संगठन है अपने आप में। और ये जो आपका 10 टन वर्टिकल मिक्सर है का वजन है 150 टन, और इसकी जो लंबाई है वो है 5.4 मीटर, चौड़ाई है 3.3 मीटर और ऊंचाई है 8.7 मीटर, जो कि यहां पर आप जो लोग जो है इसको देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए
अब प्रश्न है आपके सामने कि बताओ सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट किस मंत्रालय के तहत एक प्रमुख अनुसंधान और विकास संगठन है? बताओ, ये हो जाएगा आपका किसके तहत? रक्षा मंत्रालय या भारी उद्योग मंत्रालय? दो में से एक ही उत्तर से होगा सही, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी वाला, यानी कि भारी उद्योग मंत्रालय। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अनार का निर्यात, अभी इस पर जो है एपीडा ने इस पर बहुत तेजी के साथ काम किया था और एपीडा के फलस्वरूप जो है इसका निर्यात काफी तेजी के साथ बढ़ा है। ठीक है, यानी कि कृषि प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा इसको हम बोलते हैं ने एग्रो स्टार और केवी एक्सपोर्ट्स के साथ मिलकर समुद्र के रास्ते ऑस्ट्रेलिया को प्रीमियम सांगोला और भगवा अनार की भारत की पहली वाणिज्यिक जो है परीक्षण शिपमेंट सफलतापूर्वक पूरी कर ली है और पहली समुद्री माल ढुलाई शिपमेंट 6 दिसंबर 2024 को भारत से रवाना हुई और 13 जनवरी 2025 को सिडनी पहुंची। ओवरऑल कहने का मतलब यह है इसमें कि जो है जो अनार है, भगवा अनार है, उसको अच्छे तरीके से ऑस्ट्रेलिया को पहुंचा दिया गया है, जिसमें एपीडा का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, चलिए बाकी ये सब पॉइंट यहां पर लिखे गए हैं। एपीडा के बारे में आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। एपीडा यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण बोलते हैं, की स्थापना भारत सरकार ने दिसंबर 1985 में की थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका मकसद कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है कि अभी एपीडा ने ही हाल ही में इतनी मेहनत की थी, इसके फलस्वरूप ही सब्जी के निर्यात में और फलों के निर्यात में तेजी के साथ वृद्धि देखने को मिली है। तो वृद्धि देखने को मिली है, यह तो एक अलग केस हो गया, लेकिन एपीडा चूंकि चर्चाओं में है तो इस पर प्रश्न बनना स्वाभाविक है। ठीक है, यह भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आता है। कौन? एपीडा आपका। और एपीडा ने प्रसंस्कृत निर्यात संवर्धन परिषद का स्थान लिया है और इसका मुख्यालय एपीडा का कहां पर है? नई दिल्ली में है। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एपीडा के बारे में। ठीक है, जानकारी इसको एकत्रित कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपीडा की स्थापना कब होती है भैया? अभी हमने जस्ट तो आपको बताया, क्या बताया? 1985, तो 1985 यानी कि आपका हो जाएगा भैया कौन सा? डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। पनडुब्बी मत्स्य 6000 यह भी चर्चाओं में रहा है और डीप ओशन मिशन हमने आपको कई बार बताया, 2 दिन शायद आपको बताया है। डीप ओशन मिशन अभी है। डीप ओशन मिशन क्या? डीप ओशन मिशन बताया है ना मैंने आपको कि नहीं बताया है? डीप ओशन मिशन शायद आपको याद होगा। डीप ओशन, ठीक है, और मिशन। तो इसमें क्या बताया था हमने आपके? ये एक प्रकार का अपने क्या है, एक मिशन है जो क्या करेगा, समुद्र की गहराई तक लगभग 6000 मीटर तक की गहराई तक जो है समुद्र के नीचे क्या कुछ है, क्या कुछ संसाधन है, क्या कुछ संभावना है, इनकी गहन जांच करेगा। ठीक है, इसके लिए जो है मत्स्य 6000 जो है पनडुब्बी का निर्माण किया जा रहा है। इसका अभी हाल ही में ट्रायल भी कर लिया गया है। तो ये अपने आप में जो है खोज समुद्र के नीचे की जाएगी, यही डीप ओशन मिशन है। और मत्स्य 6000 जो है वो क्या अपने आप एक पनडुब्बी है जो कि इसके नीचे जाएगी समुद्र के नीचे, ताकि पता लगाएगी भैया समुद्र के नीचे क्या कुछ है भला। ठीक है, मानव जो है ना समुद्र को छोड़ रहा है, ना चांद को छोड़ रहा है, ना मंगल को छोड़ रहा है, किसी को नहीं छोड़ रहा है। जहां रह रहा है उसको तो बर्बाद कर ही रहा है और चाहता है कि जहां कुछ है कुछ उसको भी बर्बाद कर दें। क्या ही कीजिएगा, मनुष्य की फितरत ही ऐसी है। खैर, तो भारत की चौथी पीढ़ी की गहरे समुद्र में चलने वाली मानव वैज्ञानिक पनडुब्बी मत्स्य 6000 ने कटपल्ली पोर्ट पर वेट टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जो डीप ओशन मिशन के तहत देश की समुद्रयान परियोजना से एक महत्वपूर्ण कदम है। मत्स्य 6000 पनडुब्बी को 27 जनवरी से 12 फरवरी 2025 के दौरान चेन्नई के पास कटपल्ली पोर्ट पर स्थित LNDT सिवलिंग सुविधा में पानी के अंदर परीक्षण करने के लिए ले जाया गया था। ठीक है, और अभी ये इसका ट्रायल पूरा हो गया है। मत्स्य 6000 क्या है? एक पनडुब्बी है, मैंने आपको बताया, जो कि डीप ओशन मिशन का क्या है, हिस्सा है। जगदीश चंद्र बसु, आप इनके बारे में बखूबी जानते होंगे, जिन्होंने कहा कि भैया पौधों में भी क्या है, जीवन है। तो ये अभी चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने वरिष्ठ वैज्ञानिक योगदान को सराहने के लिए एक योजना कौन सी, जगदीश चंद्र बसु अनुदान की शुरुआत करने की घोषणा की है, इसीलिए चर्चाओं में है। अगर जगदीश चंद्र बसु के बारे में हम बात करेंगे तो जन्म इनका होता है 1958 में, निधन होता है 1937 में, और इन्होंने एक यंत्र कौन सा, केस्कोग्राफ का आविष्कार किया था, जो कि पौधों की वृद्धि को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इससे विभिन्न उत्तेजकों
विभिन्न उत्तेजकों का नहीं होगा भैया, उत्तकों होगा इसमें, ठीक है। यहां से आप हटा दीजिएगा, ठीक है, ये पॉइंट हटाइएगा, ठीक है। चलिए, इस तरह से इन्होंने सिद्ध किया कि वनस्पतियों और पशुओं के उत्तकों में काफी समानता है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्रेस्कोग्राफ का उपयोग पेड़ों की वृद्धि को मापने के लिए किया जाता है। बहुत ही आसान सा शब्द है, याद रखिएगा। और 1917 में एक शोध संस्थान बोस इंस्टीट्यूट की भी इन्होंने स्थापना की थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे, क्रेस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है किसके लिए? पेड़ों की वृद्धि को मापने के लिए। अभी हमने जस्ट आपको बताया, आसान सा है, ठीक है। और इसको आप लोग पढ़िएगा। जगदीश चंद्र बसु एक बड़े वैज्ञानिक थे अपने आप में, ठीक है। नेक्स्ट है कोमोडो अभ्यास, यह भी चर्चाओं में है। इंडोनेशिया की नौसेना द्वारा मित्र देशों के साथ में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है कोमोडो अभ्यास, अभी चर्चाओं में है। और पहला कोमोडो अभ्यास की अगर हम बात करेंगे तो वर्ष 2014 में पहला कोमोडो अभ्यास जो है किया गया था। और भारत की तरफ से जो है आईएनएस शार्दुल और लंबी दूरी की समुद्री निगरानी जो P-8I विमान है इस अभ्यास में भाग ले रहा है, तो ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि पूछ लेगा कि बताओ कोमोडो अभ्यास में भारत की तरफ से कौन शामिल हो रहा है, तो आईएनएस शार्दुल और जो है आपका P-8I विमान जो है वो शामिल हो रहा है, ठीक है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की नियमित भागीदारी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास को बनाए रखने के उद्देश्य से क्षेत्रीय नौसेनाओं के साथ जुड़ने की भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करती है, ठीक है। चलिए, कोमोडो अभ्यास पहली बार कब आयोजित किया गया था? अभी जस्ट हमने आपको बताया 2010 में, ठीक है। 2014 में। 20 द राइट आंसर है ना, ठीक है, बिल्कुल। भारत और फिलीपींस के राजनयिक रिश्तों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अभी ये चर्चाओं में है। तो नंबर 1 पॉइंट, दक्षिण फिलीपींस के सेबू शहर में भारत फिलीपींस सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है। ये याद रखिएगा अपने में, ठीक है। चलिए, यह कार्यक्रम भारत और फिलीपींस के राजनयिक रिश्तों की स्थापना के 75 साल पूरे होने पर किया गया। तो भारत और फिलीपींस के राजनयिक संबंधों का 75 साल पूरा हो रहा है, इसीलिए जो है ये चर्चाओं में है। इस दौरान तमिल संत और कवि तिरुवल्लुवर की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया गया, आप जानते होंगे। और कई अन्य देशों की तरह फिलीपींस भी भारत के साथ सभ्यतागत संबंध साझा करता है। आप जानते होंगे कि फिलीपींस और जो भारत है उसके कई अच्छे संबंध है, कई मामलों में सांस्कृतिक संबंध है। और वहां पर जो है जो उनकी भाषा है प्रमुख, वहां पर संस्कृत के कई शब्द मिलते हैं वहां पर, ठीक है। तो फिलीपींस की स्थानीय जो भाषा कौन सी है? तागालोग। इस तागालोग में संस्कृत मूल के कई शब्द जो है क्या होते हैं, पाए जाते हैं। मनीला और फिलीपींस के अन्य हिस्सों में भारत के त्योहारों जैसे कि गणतंत्र दिवस हो गया, स्वतंत्रता दिवस हो गया, राष्ट्रीय एकता दिवस हो गया, संविधान दिवस हो गया, प्रवासी भारतीय दिवस हो गया, ये सब फेस्टिवल वहां पर मनाए जाते हैं फिलीपींस में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आप लोग बताओ कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, फिलीपींस की स्थानीय भाषा तागालोग है, बिल्कुल सही बात है। और दक्षिण फिलीपींस के सेबू शहर में भारत फिलीपींस सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, बिल्कुल सही बात है। 1 और 2 दोनों कथन क्या हो जाएंगे आपके लिए? सही हो जाएंगे। सी इज द राइट आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ना। चलिए आगे, नंबर 1 फिर नंबर 10 है मलेशिया खाद्य एवं सांस्कृतिक महोत्सव 2025। ये अभी आयोजित किया जा रहा है और नई दिल्ली में 17 फरवरी को, कब? 17 फरवरी को मलेशिया खाद्य एवं सांस्कृतिक महोत्सव 2025 का भव्य शुभारंभ जो है होता है, ठीक है। यह महोत्सव भारत में मलेशिया के समृद्ध खान पान और सांस्कृतिक विरासत का अनोखा अनुभव है। अगर आपको मलेशिया के खाद्य पदार्थों के बारे में, वहां के भोजन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो भैया आप दिल्ली जाइएगा, वहां पर मौज लीजिएगा, ठीक है। टूरिज्म मलेशिया और आइबिस कुआलालंपुर सिटी सेंटर के सहयोग से आयोजित फेस्टिवल जो है आपका ये 17 से लेकर के 23 फरवरी तक चलेगा अपने आप में, ठीक है। दिल्ली के जो निवासी होंगे उस फेस्टिवल में जा सकते हैं इसमें। यहां पर इस महोत्सव का उद्घाटन भारत में मलेशिया के जो उच्चायुक्त HE दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफा और टूरिज्म मलेशिया दिल्ली के निदेशक अहमद जोहानिफ मोहम्मद अली ने किया था, ठीक है। तो आप दिल्ली में रहते होंगे तो मलेशिया के व्यंजनों का अगर आपको लाभ उठाना है तो आप जा सकते हैं वहां पर। चलिए, क्वेश्चन है आपके सामने, मलेशिया खाद्य एवं सांस्कृतिक महोत्सव 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा आपसे। इसका आयोजन 12 से 14 फरवरी के मध्य हुआ है। नहीं भैया, रॉन्ग है ये, ठीक है। तो कब हुआ इसका आयोजन? यहां पर देखिए, ये हो रहा है आपका 17 से 23 फरवरी के मध्य में, ठीक है। यह महोत्सव भारत में मलेशिया के समृद्ध खान पान और सांस्कृतिक विरासत का एक अनोखा अनुभव है, बिल्कुल सही बात है। तो केवल क्या पूछा, कौन सा सही नहीं है? तो एक वाला नहीं सही है, यानी कि ए इज द राइट आंसर, ठीक है।
अब आपके सामने ये जो है एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है कि पीसीएस का अगर आपको टारगेट है, अगर आपको पीसीएस में एडमिशन लेना है तो यहां पर हम लोग फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पर प्री प्लस मेंस इंटरव्यू, ठीक है। इसके अलावा जो यहां पर आपको किसी किताब की आवश्यकता नहीं होगी, सारी चीजें आपको यहां पर कराई जाएंगी। प्री का पीवाई क्विज, मेंस का पीवाई क्विज, प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, आपका डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपके डेली क्विज, आपको सारी चीजें आपको यहां पर कराई जाएंगी। आप लोग इससे जुड़िएगा। यहां पर सीसैट आपका, हिंदी आपका, निबंध आपका, सब कुछ कराया जाएगा। अगर आप हमारे बैच को लेते हैं, इंटरव्यू तक जाते हैं, तो वहां पर आपकी सारी की सारी फीस भी आपकी वापस कर दी जाएगी। कोर्स कुछ ऐसा डिजाइन किया गया कि किसी भी बाहरी किताब की आपको आवश्यकता न रह जाए। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो नीचे मेरा नंबर दिया गया है, आप इस नंबर के माध्यम से आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। 8604409201 ये मेरा नंबर है, आप यहां पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए आप लोग जो है प्रश्न कि गंगा नदी उदाहरण है किसका है? पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, परवर्ती अपवाह का, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे भैया जी लोग, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट है पीसीएस के लिए प्रश्न आपके सामने कि भारत में आपातकाल कुल कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या कीजिए। आपातकाल आप जानते होंगे 352, 356, 360 होते हैं, इन्हीं को आपको डिस्क्राइब कर देना है, इसके बारे में आपको लिख देना है। बहुत ही आसान सा उत्तर है, 125 वर्ड्स में आप इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका अभ्यास प्रश्न और हम लोग मिलेंगे। और हाँ, रिवीजन वाला जो वीडियो हमने कल कराया था 1 से 15 फरवरी वाला, उसको आप लोग प्लीज जरूर करिएगा, उससे बहुत फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। मिलेंगे कल हम लोग, तब तक एक नए वीडियो के साथ। तब तक फिलहाल के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत लगातार करते रहिए। शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसैट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।